एक कैदी जो पिछले 14 साल से हिंडल का सेंट्रल जेल में बंद है, उससे जब एक पुलिस के अधिकारी ने सवाल किया कि बताओ 2004 में तुमने जिस औरत को मारा था उसके बारे में बताओ, तो उस कैदी ने जवाब देने की जगह उल्टा सवाल कर दिया कि आज दिन कौन सा है? शनिवार? तो बताओ कि पिछले शनिवार को तुमने क्या खाया था? अब अधिकारी को यहाँ पे ये सवाल अजीब तो लगता है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले शनिवार को नाश्ते में क्या खाया था। इस पर जो कैदी जवाब देता है, उसे सुनने के बाद उस पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं कि तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम नाश्ते में क्या खाते हो। मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं कितनों का कत्ल करता हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको साइनाइड मोहन की कहानी से कनेक्ट करने वाला हूँ। भारत का एक ऐसा सीरियल किलर जो सेक्स और पैसों के लिए न जाने ही कितने ही मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो आइए उसकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कर्नाटक के एक छोटी सी जगह बंतवाल की है और हर छोटी जगह के तरह ही यहाँ की भी एक बुरी खासियत है। आज भी जब यहाँ 16 से 25 साल तक की लड़कियाँ गायब होती है तो इसे मिसिंग कंप्लेंट कम और प्यार में आशिक के साथ फरार हुई लड़कियों का मामला ज़्यादा समझा जाता है, जिस कारण से पुलिस भी ऐसे मिसिंग कंप्लेंट वाले केस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करती है और साइनाइड मोहन जो है इसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। लेकिन अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये साइनाइड मोहन है कौन और वो मासूम लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता था जो वो पिछले 14 साल से जेल में है। अभी आपको आगे मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन है ये साइनाइड मोहन, क्या करता था और इसके नाम के आगे साइनाइड क्यों लगा है। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं उस कड़ी के तरफ जहाँ से ये सारा मामला लाइट में आया था। हुआ ये कि बंतवाल पुलिस के पास 2009 में एक कंप्लेंट आया कि कुंबर कम्युनिटी की एक 22 साल की लड़की लापता है, कहीं मिल नहीं रही है। पुलिस इस पूरे मामले को अपने फाइल में तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं लेती है जिससे कि उसे ढूंढा जा सके। अगले कई महीने गुजर जाते हैं, लगभग 4 महीने, और लड़की का कुछ पता नहीं चलता है, जिसके बाद उसके कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। जिसके बाद एक इंस्पेक्टर वादा करता है कि जो काम पिछले 4 महीनों में नहीं हुआ वो अब अगले 15 दिन में हो जाएगा। इंस्पेक्टर को अपने क्राइम ब्रांच के एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा था कि वो टेक्नोलॉजी के मदद से ये जो भी लड़की मिसिंग हुई है उसको तो ढूंढ ही निकालेंगे या पता लगा लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस के अंदर जाते गए, वैसे वैसे वो इस केस में और भी उलझते गए, क्योंकि जब उन्होंने लापता हुई लड़की अनीता का सीडीआर निकलवाया तो उन्हें पता चला कि वो किसी खास नंबर पर घंटों तक बात किया करती थी, वो भी एक निश्चित टाइम में। और उनको पता चलता है कि वो नंबर किसी कावेरी पीएम का है। उसके बाद पुलिस क्या करती है कि कावेरी पीएम के पते पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो ये कावेरी पीएम है वो 2009 की शुरुआत से ही लापता है। फिर पुलिस उसका सीडीआर भी निकलवाती है और उसका जब सीडीआर निकलवाती है पुलिस, तो उसको पता चलता है कि उस नंबर से किसी विनूथा से भी बात किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस विनीता के पते पर पहुंचती है, लेकिन वो भी लापता मिलती है। इसके बाद इसी कड़ी में जब पुलिस विनूथा का भी सीडीआर निकलवाते हैं, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो उनको बेंगलुरु के एक पुष्पा नाम के लड़की का पता चलता है। और वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पे वो लड़की भी पुलिस को लापता ही मिलती है। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिस लड़की का पता चल रहा है वो लापता मिल रही है। फिर जाकर पुलिस सभी कड़ियों को आपस में जोड़ती है। उसके बाद उन्हें एक कॉमन जो बात निकल कर पता चलता है वो ये था कि जितनी भी लड़की लापता हो रही थी वो केरल और कर्नाटका बॉर्डर के 9 किलोमीटर के दायरे में ही थी। अब यहाँ पर पुलिस को एक बात समझ में आती है कि हो न हो ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े जो गैंग का रैकेट होता है उससे जुड़ा हो सकता है। तो पुलिस क्या करती है कि दक्षिण कनाडा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कई रेड लॉन्च करते हैं और होम स्टे से लेकर कई लॉज को तलाशते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है।
लेकिन पुलिस को अपने टीम के ज़रिए बाद में एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है जो आगे जाकर इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आता है। होता ये है कि पुलिस अब तक पुलिस को सिम का पता लग रहा था कि ये उसके नाम का है, ये उसके नाम का और सभी लापता है। लेकिन जो सारे सिम थे जिस मोबाइल में लग रहे थे वो एक ही मोबाइल था और पुलिस को पता लग जाता है कि ये मोबाइल किसका है। जैसे ही पुलिस को मोबाइल के मालिक के बारे में पता चलता है, वो सीधे उसके पास पहुंच जाते हैं। मालिक जब मोबाइल के बारे में सुनता है तो वो स्वीकार लेता है कि ये मोबाइल उसकी ही है, लेकिन वो बताता है कि वो तो इस मोबाइल को यूज़ कर ही नहीं रहा है। पुलिस जब पूछती है कि आखिर ये तुम्हारा मोबाइल है तो यूज़ कौन कर रहा है, बताओ मुझे, तो वो बताता है कि इस मोबाइल को उसने अपने भतीजे को दे दिया था जिसका नाम मोहन है और वो पेशे से शिक्षक है। अब यहाँ पुलिस को एक सस्पेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में नहीं लेती है और ना ही कोई पूछ खबर करती है, क्योंकि अभी भी उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिला था उस हिसाब से वो किसी से बात कर रहा होता था। इसलिए पुलिस उसके हर मूव पर नज़र रखती है, साथ ही साथ उसके कुंडली को निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि ये जो मोहन है वो पेशे से शिक्षक तो है, लेकिन उसने 3-3 शादियाँ भी कर ली है और अभी वो फिलहाल तीसरी बीवी के साथ रह रहा है। और शादी के अलावा भी उसके कई चक्कर चले हैं, ऊपर से कई आपराधिक मामले में भी उसका नाम रहा है, उसने जेल में भी वक्त गुजारा है। तो यहाँ पर पुलिस ये सोचती है कि इस बार उसे पकड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे रंगे हाथ पकड़े। इसलिए पुलिस उस लड़की का पता लगवाते हैं जिससे कि वो बात कर रहा था उस टाइम में। तो पता चलता है कि वो औरत को जब फ़ोन लगाया जाता है तो किस्मत से उससे बात हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस उससे मिलती है, मोहन के बारे में बताती है और उसका मोहन की फ़ोटो दिखाकर जब उससे पूछती है कि इसे पहचानते हो, तो वो औरत कहती है कि हाँ इसे पहचानती है, लेकिन इसका नाम मोहन नहीं है, ये सुधाकर है। अब यहाँ पर पुलिस को समझ आ जाता है कि ये अपना नाम बदलकर सबसे बात करता है। इसलिए पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस औरत के जरिए ही इस सातिर मोहन को पकड़ा जाए। उसके बाद उस औरत का ही इस्तेमाल कर कर मोहन को उससे मिलने के लिए बुलाया जाता है और जिसके बाद जब मोहन उस औरत से मिलने के लिए आता है तब पुलिस उसे अपने कस्टडी में ले लेती है, जिसके बाद कई दिनों तक पूछताछ चलती है और अंत में जाकर मोहन इस सभी बात को स्वीकार लेता है कि जो लड़कियां लापता हो रही है उसको उसने ही मारा है। वो उसे साइनाइड की गोली खिलाकर मार देता था और मारने के साथ उसने कुछ लड़कियों के बारे में भी बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसे कहाँ-कहाँ मारता था। उसके बाद जब पुलिस वेरीफाई करती है तो उन्हें ये सब कुछ सच मिलता है कि कुछ बस स्टैंड पे जैसा कि मोहन ने बताया था वैसी लाश मिली हुई थी। लेकिन इतनी सारी चीज़ पता चलने के बाद भी पुलिस को ये समझ नहीं आता है कि आखिर मोहन ये सब कर क्यों रहा है और इस तरह से लड़कियों को क्यों मार रहा है और क्यों साइनाइड खिलाकर ही मारता है। उसके बाद मोहन जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि एक एवरेज से दिखने वाले इंसान मोहन के प्यार में पड़कर लड़कियां ऐसा भी कर सकती है। होता ये है कि मोहन जो है वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था। वो खास करके वैसी लड़कियों को टारगेट करता था जो कि अपने लेट 20s में हो या फिर अर्ली 30s में हो, जिसकी शादी किसी न किसी वजह से रुक जा रही हो और ख़ास करके दहेज के वजह से रुक जा रही हो। उससे मोहन प्यार से बात करता था, अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उसे इस बात के लिए राज़ी कर लेता था कि आगे उसकी ज़िंदगी का ख्याल अब वही रखेगा। और जब वो शादी की बात करता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़कियों के मन में कोई शक भी नहीं होता था कि कोई अच्छा इंसान ही होगा जो सिर्फ प्यार नहीं शादी भी करना चाहता था। और इसी सब चीज़ को देखते हुए लड़कियां पिघल जाती थी और मोहन के बताए हुए जाल में फंस जाती थी। उसके बाद मोहन क्या करता था, उन्हें बोलता था कि चलो अब शादी कर लेते हैं और शादी एक बार कर लेंगे तो घर वाले भी मान ही जाएंगे। तुम ऐसा करो कि घर में तुम्हारे पास जो भी कुछ है अभी पैसे और जेवर वो लेकर आ जाओ मेरे पास और फिर एक बार शादी हो जाएगी तो हम घर वाले के पास भी जाएंगे। लड़कियां भी उसकी बात में फंसकर अपने घर में जो भी चीज़ होता था वो लेकर मोहन के पास पहुंच जाती थी और लगभग हर लड़कियों के लिए मोहन का एक ही फार्मूला होता था। वो लड़कियों को लेकर होटल में जाता था और वहाँ पर उससे ये कहता था कि रात में शादी करना ठीक नहीं है, अगले सुबह में मंदिर में जाकर हम शादी करेंगे। और उस रात वो प्यार के नाम पर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर अगले सुबह वो मंदिर जाने के बहाने लड़कियों को बस स्टैंड पर ले जाता और बस स्टैंड पर वो लड़की को एक गोली देता है ये कहकर कि ये गर्भ निरोधक गोली है, आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक गोली है, ये तुम खा लो।
लेकिन वो उसे वहीं खाने से मना करता। वो कहता कि तुम अंदर बाथरूम में जाकर, बस स्टैंड पर बाथरूम वगैरह होता है, वहाँ तुम बाथरूम में जाकर इस गोली को खाओ, क्योंकि इसे खाने के बाद नॉर्मल सा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि तुम्हें उल्टी आए, तो इसे बाथरूम में लेना ही सही है। लड़की भी उसकी बात मान लेती थी और बाथरूम में जाकर उस गोली को खाती थी। और एक बार बाथरूम के अंदर जब जाती थी तो वापस नहीं आती थी, क्योंकि वो जो गोली देता था मोहन, उसके ऊपर साइनाइड की परत चढ़ी होती थी, और साइनाइड खाने के बाद कोई इंसान जिंदा बच नहीं सकता है। और उसके बाद मोहन क्या करता था, जब उसे पता चल जाता था कि लड़की मर चुकी है, तो वो वापस आराम से होटल जाता था, सारे पैसे और जेवर लेकर फरार हो जाता था। अब तक के पूरे कहानी में पुलिस को ये पता तो चल ही जाता है कि हत्या करने की वजह क्या थी, लेकिन अब भी पुलिस को ये जानना था, मतलब सबके मन में यही सवाल था कि मारने के लिए इसे साइनाइड का आइडिया कैसे आया कि साइनाइड की परत चढ़ा देगा गोलियों के ऊपर, उससे लड़कियां तुरंत मर जाएगी। तो इसके पीछे भी मोहन एक कहानी बताता है कि जब उसने पहला शिकार किया था तब उसने किसी को साइनाइड की गोली नहीं दी थी, बल्कि उसने लड़की को एक पुल के ऊपर से नदी में धकेल दिया था। लेकिन वो लड़की, उस लड़की की जान बच जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। और वहीं जेल में उसकी मुलाकात एक सुनार से होती है, जो कि उसे बताता है कि आखिर वो जेल कैसे पहुंचा। तो उसके जेल आने की वजह कोई आपराधिक मामला नहीं थी, बल्कि उसकी एक गलती थी। होता ये है कि वो सुनार जो होता है, वो जो साइनाइड का वेस्ट होता है, उसको वो गलती से कूड़े में फेंक देता है, जिसे खाने के बाद कई जानवर मर जाते हैं, और इसी वजह से वो जेल में होता है। अब यहाँ पर मोहन को साइनाइड के बारे में पता तो चलता है, लेकिन वो साइनाइड के सारी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। बेल के बाद वो जेल से बाहर आ जाता है और फिर से एक शिकार करता है और उसके पैसे और गहने लूट लेता है। यहाँ पर भी वो साइनाइड की गोली नहीं खिलाता है, बल्कि उसे एक नींद की दवा खिला देता है लड़की को, और सारे पैसे गहने लेकर फरार हो जाता है। लेकिन गलती से वो उसी लड़की से दोबारा से एक बार मार्केट में टकरा जाता है, और लड़की पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जो झूठ बोलकर उससे पैसे और गहने लूटे थे। उसके बाद वो लड़की भरे बाजार में मोहन को चप्पल से पीटने लगती है। यहीं पे मोहन को लगता है कि उसने जो जेल में कहानी सुनी थी साइनाइड की, कि साइनाइड खाते ही जानवर मर गया था, उसे भी अपने काम को अंजाम देने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद से ही वो एक के बाद एक वारदात करते गया, जहाँ पर वो लड़कियों को साइनाइड की परत वाली गोलियां देता था खाने के लिए, जिसे खाते ही वो बाथरूम के अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाती थी कुछ ही मिनटों में। और ये जो मोहन होता था वो सारे चीज़ लेकर फरार हो जाता था, और यहीं से उसका नाम पड़ा था साइनाइड मोहन। हालांकि वॉशरूम में जो भी मौतें होती थी, लाश बरामद होती थी, तो पुलिस इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद लड़की ने खुद की जान ली होगी या कुछ और मामला होगा। ज़्यादा तहकीकात नहीं होती थी और मामला जो था पूरा का पूरा दबा का दबा रह जाता था। हालांकि उस समय अगर पुलिस ने होश से काम लिया होता तो शायद इतने कत्ल नहीं होते, लेकिन देर से ही सही, लेकिन पुलिस के ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन के कारण ये साइनाइड मोहन पकड़ा जाता है, जिसके ऊपर करीब 25 लड़कियों के कत्ल का मुकदमा चलता है, जिसमें 20 में उसे दोषी पाया जाता है, जिसके बाद उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बाद में उसके फांसी की सज़ा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया जाता है, और आज भी जो साइनाइड मोहन है वो कर्नाटक के एक जेल में सज़ा काट रहा है। तो साइनाइड मोहन की कहानी में बस इतना ही। आपने आज एक नए सीरियल किलर की कहानी सुनी, और उसके बारे में जानकर आपको क्या लगा और इस पूरे कहानी पर आपका अपना क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ये क्राइम कनेक्ट का परिवार है ये और भी बड़ा हो और काफ़ी दूर तक ये सफ़र जाए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। फिलहाल धन्यवाद।